अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अपफ्रंट विद मोना आलम। केसेस का फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, आज पीटीआई जो है वो बड़े उन्होंने सवालात उठाए कि जी आज छुट्टी अचानक क्यों दे दी यौम तकबीर के हवाले से। लेकिन ये कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा आज का दिन है और सिर्फ आज नहीं हुआ ये मायने खेज़ दिन जब से पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया भर को जुर्रत का सबूत दिया है, तब से ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हैपन्स टू बी द ओनली इस्लामिक कंट्री विच हैज़ न्यूक्लियर पावर। बहरहाल नाजरीन, ये सारी बातें हिंज इससे भी करती हैं कि आज के इसी तारीखी दिन पर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 6 साल बाद दोबारा अपनी पार्टी की सदारत की कमान संभालते हुए नजर आए हैं। वो अनअपोज्ड जीते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई दूसरा नहीं था सदारती कैंडिडेट, और इसके ऊपर कई लोग कह रहे हैं कि जी ऐसी रेस में भागे हैं नवाज शरीफ साहब जिसमें कोई दूसरा भाग नहीं रहा था उनके साथ, तो इस तरह की रेस में या इस तरह के मुकाबले में जीत का जो एक जो फ्लेवर होता है वो फीका पड़ जाता है। बहरहाल इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे कि क्या अनअपोज्ड उनका जीतना इस चीज़ की निशानदही करता है, या फिर उनके साथ जो PMLN कहते हैं कि जो ज़्यादतियों की दास्तान लिखी गई उसके बाद से ये उनका ड्यू राइट था, और फिर इस तरह से उनको वापस उनकी अमानत देना ये भी पूरी पार्टी के ऊपर एक तरह से गोया फ़र्ज था। ये दो पर्सपेक्टिव्स हैं इस मामले पे जो कि सामने आ रहे हैं। बहरहाल इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके कुछ ताने बाने जोड़े जा रहे हैं PTI के होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर भी, जिसके ऊपर यही एतराज़ात और कुछ सिमिलर से एतराज़ात लगाए गए थे। क्या दोनों चीज़ों का, दोनों इलेक्शंस का मवाजना बनता है या नहीं बनता, और क्या PTI इसके ऊपर ज़बानी जमा खर्च तक रहेगी या फिर वाकई इलेक्शंस को और इस सदारत को नवाज शरीफ साहब की कोई लीगली भी चैलेंज करेंगे, इसके ऊपर भी बात रहेगी। और दूसरा नाज़रीन, PTI के हवाले से जो ये बयानिया आ रहा है कि अब वो दोबारा बांग्लादेश का जिक्र और क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एक बहुत तल्ख तजुर्बा था, एक तल्ख एक्सपीरियंस था पाकिस्तान की तारीख़ में, उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ये जिक्र क्या PTI ने ही किया है? इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी जब उनका आउस्टर हुआ था और जब वो डिस्क्वालीफाई हुए थे 2017 में, मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने इस बात का जिक्र किया। दोनों बातों में क्या फ़र्क है? बहरहाल एक फ़र्क ज़रूर है कि नवाज शरीफ साहब ने कभी उस बात को, शायद उन्होंने उसको डिसओन नहीं किया, ये चीज़ कभी याद नहीं पड़ती। उनकी पार्टी से हाँ कह सकते हैं कि उनकी पार्टी जो है अब वो ताने कस रहे हैं इस बात पे कि जी अब आप शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं, खान साहब को ये कहा जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब हिमसेल्फ, उन्होंने कभी अपनी बात को इस तरह से डिसओन नहीं किया। वेयर एज ऑन द अदर हैंड PTI का जहाँ तक ताल्लुक है, अभी इस वक्त वो शेख मुजीबुर रहमान को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले और बहुत नॉट लॉन्ग अगो 2016 में वही PTI और वही PTI का ट्विटर का ऑफिशियल हैंडल या X का ऑफिशियल हैंडल जो है शेख मुजीबुर रहमान को बतौर विलन पोर्ट्रे करते थे और उनका मवाजना अपने आर्च ओपोनेंट नवाज शरीफ साहब से करते थे। क्या PTI इसमें कशमकश का शिकार है? उनको समझ नहीं आ रहा कि एक हिस्टोरिकल एक जो फिगर था या एक शख्स था, बहुत ज़ाहिर है उनकी तारीख़ में तो पाकिस्तान की बहुत अहमियत है, बांग्लादेश की क्रिएशन में सबसे इम्पोर्टेंट वो शख्स हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि उस शख्स का जो रोल था वो मनफी था या पॉजिटिव था, मस्बत था। इसके ऊपर बात करेंगे। PTI इसमें इतनी पजल्ड क्यों है? अपनी जो भी एक अपना माइंड है या अपनी आइडियोलॉजी एक शख्स के हवाले से, वो क्यों नहीं उसको मेकअप कर पा रहे इतने साल गुजरने के बाद भी। बहरहाल नाजरीन, नवाज शरीफ साहब की सदारत संभालने के हवाले से कुछ नुकात और कुछ पस मंज़र देखते चलिएगा। नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ 6 साल बाद दोबारा नून के सदर मुंतखब हुए हैं। इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे? सियासी तर्ज जो है PMLN का, क्या वो भी दोबारा वोट को इज्जत दो की तरफ जाने वाला है? ये भी ज़रूरी सवाल है। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा केस में नाअहल करार दिए जाने के बाद नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के साथ साथ पार्टी के सरबरा का ओहदा भी छोड़ना पड़ा था। अक्टूबर 2017 को नून लीग ने इलेक्शन एक्ट 2017 कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिया, जिसके मुताबिक नाअहल शख्स भी पार्टी का सदर मुंतखब हो सकता है। 21 फरवरी 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत अहलियत ना रखने वाला शख्स पार्टी सरबरा नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग ने नवाज शरीफ को पार्टी की जो ताहयात कायद है वो उनको दे दिया गया उनको ओहदा, और शहबाज शरीफ साहब को सदर मुंतखब कर लिया गया। 16 जून 2023 को PDM हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया था, और 13 मई 2024 को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, और उन्होंने कहा था कि वो वापस जो है सेक्रेटरी जनरल को उन्होंने लिखा था और कहा था कि वो वापस ये ओहदा नवाज शरीफ साहब को देने लगे हैं।
इसके ऊपर नाजरीन बात करेंगे और जाहिर है ये जो हम पीटीआई के हवाले से मवाजना कर रहे हैं इसका भी थोड़ा सा पस मंज़र देखते चलें। मुजीबुर रहमान पीटीआई के लिए विलन है या हीरो, ये माइंड क्यों नहीं मेकअप कर पा रही है ये जमात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी पीटीआई फौजियों के कदमों में बैठते थे, आज सुकूत ढाका पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बानी पीटीआई फ़ौज और उनके ख़ानदानों को बदनाम कर रहे हैं। ये आज बड़ा मायने खेज़ बयान है जो शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन और घड़ियां फरोख्त की। वज़ीर आज़म जजेस से कहना चाहता हूँ नवाज शरीफ के दौर में ज़मानतें नहीं होती थीं, आज ज़मानतें हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बानी पीटीआई का शेख मुजीबुर रहमान से मवाजना करने में कोई मज़ाक़ा नहीं। शेख वकास अकरम दूसरी तरफ के भी बयानात इसके ऊपर आ रहे हैं, या कुछ लोग इस बयान को ओन कर रहे हैं या पीटीआई के कुछ लोग इसको ओन नहीं भी कर रहे हैं। जेल में बैठा शख्स मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस शख्स ने पोस्ट लगाई और मुजीबुर रहमान को हीरो साबित करने की कोशिश की। शर्जील इनाम मेमन यानी पीपल्स पार्टी भी आज इस हवाले से खासी नाला नजर आई पीटीआई से। और बानी पीटीआई एक एहसान फरामोश शख्स है, जब इक़्तिदार में था तो फ़ौज की तस्बीह पढ़ता था, इक़्तिदार से हटते ही फ़ौज के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। शर्जील इनाम मेमन बानी पीटीआई मैं नहीं तो मुल्क नहीं की सियासत ना करें। शहरी रहमान साहिबा का भी ये बयान है। तो नाजरीन पीपल्स पार्टी भी अब बड़ा अग्रेसिवली और खुल के ये बयानात कुछ देती हुई नज़र आ रही है। 2 ऑर्डिनेंस भी कहा जा रहा है, ज़ाहिर है जो कायम मकाम सदर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके सर आएंगे या उनकी ओनरशिप में आएंगे अगर वो कंफर्म हो जाते हैं, जो कि नैब के हवाले से या रिमांड का पीरियड बढ़ाने के हवाले से है। इसके ऊपर बात रहेगी नाजरीन। और जो 2016 वाला ट्वीट है वो भी मैं खैर रखूँगी आप सबके सामने, लेकिन अभी फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ ताकि हम इसके ऊपर अपने जो तमाम व्यू पॉइंट्स हैं वो अमेलगमेट कर पाएँ। हसन अयूब साहब यहाँ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करते हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, तमाम तर मामले पर अपना माशाल्लाह बेबाक व्यू रखेंगे। खुश आमदीद आपको हसन साहब। शौकत यूसुफजई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करते हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, तमाम तर मामले में अपनी जमात का भी जो व्यू पॉइंट है वो रखेंगे। आपको भी बहुत खुश आमदीद शौकत भाई। तारिक मतीन साहब भी नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, इस तमाम तर मामले में अपने बेबाक राह के साथ और मुस्कुराहट माशाल्लाह कायम है तारिक भाई की, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत तारिक साहब। शर्मिला फारूकी साहिबा नाजरीन पीपल्स पार्टी की स्टॉलवर्ट हमें ज्वाइन करती हैं तमाम तर मामले पे और मेंबर नेशनल असम्बली। इस पूरे व्यू पे पीपल्स पार्टी का जो एक ख्याल है वो हम जानेंगे, क्योंकि आज तो PMLN से ज़्यादा पीपल्स पार्टी वोकल नज़र आ रही है अगेंस्ट द PTI। वेरी वार्म वेलकम शर्मिला साहिबा। हसन साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ, ये क्या मामला है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अब सदर तो बन गए हैं लेकिन वो कहते हैं अनअपोज्ड बने हैं, इसका मवाजना किया जा सकता है PTI की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, तो वो कहते हैं हमने कौन सा गुनाह किया, हमने तो 3 दफ़ा इलेक्शंस कराए, उसके हमें ये इनाम मिला कि हमारा सिंबल छीन लिया। ये तो ठीक है, अगर नवाज शरीफ साहब भी खिलाफ ज़ाब्ता अगर पार्टी प्रेसिडेंट बने हैं तो उसको चैलेंज करें। जो जनरल कौंसिल का मेंबर होगा उसको इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जाकर मैटर को चैलेंज कर सकता है। बहुत से लोग हैं शायद आज भी वो जनरल कौंसिल के मेंबर हों और पार्टी से नाराज़ हों। अभी तो इलेक्शन गुजरे हैं, बहुत से लोग टिकट के ख्वाहिशमंद थे, टिकट नहीं मिले, जो कि जनरल कौंसिल के मेंबर थे, तो ये तो उनका लीगल राइट है। अगर कोई पार्टी उनको भेजना चाहे, अगर पीछे आके थपकी भी देना चाहे तो दे सकती है। यानी तो अब अकबर एस बाबर से इसका मवाजना कर रहे हैं? अकबर एस बाबर से मवाजना नहीं कर रहा, मैं खाली कह रहा हूँ कि जनरल कौंसिल का बंदा ही जो है वो जाकर ये कर सकता है, दावा कर सकता है, अदरवाइज तो आम आदमी तो नहीं कर सकता। कहने का मकसद है कि अकबर एस बाबर की PTI का कोई मेंबर है अगर वो उठ के कहे जी कि मुस्लिम लीग नवाज के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए, या पीपल्स पार्टी का बंदा उठ के कहे, तो वो तो बात नहीं बनती। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी के जो इंतखाबात हैं उसको PTI चैलेंज नहीं कर सकती, PTI का जो रुकन है मेंबर है, या मुस्लिम लीग नवाज का रुकन मेंबर चैलेंज नहीं कर सकता। बतौर आम शहरी नहीं कर सकती PTI? बतौर आम शहरी नहीं कर सकते जी, वो तो पार्टी का वो मेंबर जो कि पार्टी का ओहदा लेना चाहता है ये उसी का राइट होता है। यानी जो पार्टी का मेंबर, कम से कम उसके पास मेंबरशिप तो होगी ना, तो पार्टी का मेंबर ही नहीं है। हाँ। लेकिन सबसे ट्रांसपेरेंट जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं वो जमात इस्लामी के होते हैं। जमात इस्लामी को अगर आप माइनस कर दें तो किसी भी सियासी जमात के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें वो शफाफियत नहीं है जो जमात इस्लामी की है। हकीकी जमहूरियत अगर कही जाए तो वो जमात इस्लामी के अंदर है इंट्रा पार्टी अगर बात की जाए। उसके अलावा यानी आप इतने खुश आप भी अभी नहीं हैं ये PMLN की सदारत? देखिए PMLN में खुशी या नाखुशी की बात नहीं है, ये हकीकत है। इस हकीकत के ऊपर अगर मैं छुपाने की कोशिश करूंगा तो मैं अपनी उंगली के पीछे सूरज को छुपाने वाली बात करूंगा। तो हकीकत यही है कि इन सियासी जमातों में वो जमहूरियत नहीं है आज तक, और PTI में तो बिल्कुल भी नहीं है।
अगर ये बात करें कि पीटीआई वाले में आप समझते हैं कि वो ज्यादा गैर जमहूरी अगर अपने आप को वो पीटीआई वाले ये कहें जी कि हम बहुत साफ सुथरे हैं और हमारे इलेक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, हाँ। तो वो भी ये भी वही बात होगी जिस तरीके से यानी आप उंगली के पीछे सूरज को छुपाने की कोशिश कर लें तो वही बात है। शौकत यूसुफजई साहब मौजूद हैं, इनको भी बखूबी इल्म है कि जिस तरीके से इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं या जिस तरीके से इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते रहे हैं और जिस तरीके से इलेक्शंस मैनेज भी होते रहे हैं, यानी जहांगीर इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी मैनेज हुए हैं जी। जिस तरह जहांगीर खान तरीन साहब पार्टी के बने थे, सेक्रेटरी जनरल बने थे आई बिलीव, वो जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किए थे इलेक्शंस वो हमारे सामने है। जस्टिस वजूद्दीन साहब ने भी जिक्र कर दिया था फिर अपनी रिपोर्ट के अंदर, वो भी एक माजी को तारीख का हिस्सा है। तो ये वो बातें हैं जो कि तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हमारी बड़ी सियासी जमातों की ये अंदर ये लम्हा फिक्रिया है कि इनके अंदर आज तक वैसे तो जमहूरियत की बात करते हैं लेकिन अमली जमहूरियत इससे ज्यादा जमहूरियत की बात नहीं कर सकते हैं। वो इस वक्त शेख मुजीबुर रहमान और इतने बड़े वो बागी बने हुए हैं, उन्होंने उनके हवाले से हकायक खोल के अवाम के सामने रख दिए हैं। तो इससे ज्यादा जमहूरियत क्या दिखाएं? तो मेरे ख्याल के मुताबिक इंतहाई अफसोसनाक है, काबिल मुज़म्मत है। और जिस तरीके से बाय डिज़ाइन एक सिस्टमेटिक तरीके से पहले आपने देखा कि SIFC के हवाले से प्रोपेगेंडा किया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की फ़ोटो लगा के किया। उसके अलावा उसके बाद फिर ये जो इन्होंने अपनी वो एक क्या कह सकते हैं एक छोटी सी वीडियो अपलोड की इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से। उसके बाद आप ये देखिए कि PTI के भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसी किस्म की पोस्टें चल रही हैं। ये नहीं कोई एक गलती होगी है, ना सिर्फ ये गलत काम करते हैं बल्कि उसके ऊपर डट जाते हैं। देखिए पाकिस्तान के दो हिस्से हुए, एक तल्ख हकीकत है, एक अफसोसनाक वाक़या है। अब उस वक्त तो आप ये देखें कि इस वक्त इस वीडियो को अपलोड करने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल को गुमराह किया जाए और उसको फौज के खिलाफ खड़ा किया जाए। ये आप देखिए इमरान खान साहब को मैंने खुद अपने कानों से कहता हुआ सुना है कि मुझसे भी ज़्यादा अहम पाकिस्तान की फ़ौज है। जब पाकिस्तान की फौज को बानी चेयरमैन जो कि जेल के अंदर है ये बात वो खुद ये बात कह रहा है, तो फिर जो उनका ट्विटर हैंडल ऑपरेट कर रहा है, अब तो ये बात की वजाहत आनी चाहिए कि ये बानी चेयरमैन के अपने अल्फाज थे, ये उन्हीं के कहने के ऊपर, उनकी हदायत, उनके हुक्म के ऊपर ये अपलोड हुई है या किसी थर्ड पर्सन ने फ़ायदा उठाया है। और अगर फायदा उठाया तो वो उसकी मजम्मत करे। अच्छा, ये आप और अगर एंगल पे भी जा रहे हैं हाँ, जी, कि हो सकता है उनके खिलाफ भी कोई पार्टी के अंदर कोई साजिश कर रहा है, कोई शख्स तो ऑपरेट कर रहा है ना उनका ट्विटर हैंडल जो एक्स हैंडल है, वो इमरान खान साहब खुद तो जेल के अंदर से ट्वीट तो नहीं कर रहे। बहरहाल 2016 में खान साहब जो हैं वो आज़ाद थे और 2016 में जो उनकी ट्वीट है, नाजरीन भी देखें और शौकत साहब आप भी फरमाएं इस हवाले से कि इस उलझन की सुलझन आप ही निकाल सकते हैं कि आपके लिए वो विलन हैं या हीरो हैं। क्योंकि 2016 में तो खान साहब आज़ाद थे, उन्होंने ये ट्वीट किया कि PTI के बल्कि इसी ट्विटर हैंडल ने कहा कि नवाज शरीफ इज न्यू शेख मुजीबुर रहमान क्रिएटेड प्रोविंशियलिज्म क्राइसिस बार्ड एंड इलेक्टेड CM ऑफ अदर प्रोविंस टू एंटर पंजाब। मतलब उस वक्त उनको एक विलन के तौर पर पेश किया गया मुजीबुर रहमान साहब को और कहा गया नवाज शरीफ जो है वो बनने की कोशिश कर रहा है। आज आपके लिए वही शेख मुजीबुर रहमान हीरो हैं। तो आपके हिसाब से भी ये साजिश है, जैसे हसन साहब कह रहे हैं PTI के अपने अंदर के लोग शायद खान साहब के लिए वबाले जान बन गए? बहुत शुक्रिया। देखें हसन साहब ने तो बात की इंटर पार्टी के हवाले से, हम 3-4 इंटर पार्टी इलेक्शन करा चुके हैं और पहले इंटर पार्टी इलेक्शन में खुद जनरल सेक्रेटरी बना था और इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी था अल्हम्दुलिल्लाह। कोई उसमें अनअपोज नहीं थे अब? नहीं अच्छा, ठीक ठाक मुकाबला हुआ था। उसमें मुराद सईद साहब हार गए थे, शाह फरमान साहब हार गए थे, बहुत सारे, इवन परवेज खटक साहब हार गए थे। और ये जो इन्होंने बात की जस्टिस वजी का मिसाल दी कि जी उन्होंने जहांगीर तरीन ने मैनेज किया था, उसमें तो जहांगीर तरीन ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था 2013 में, उसको तो आउट कर दिया था कि जी ये नाअहल हो गया है। तो वो तो आप ये नहीं कह सकते कि हम मैनेज करके आ रहे हैं। ये देखें एक इल्ज़ाम अपनी जगह पे, लेकिन बंदे ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा था। वो बाद में इसलिए बने थे कि परवेज खटक जनरल सेक्रेटरी बने थे, वो चीफ मिनिस्टर बने, हाँ। जाहिर है ओहदा खाली हुआ तो उनको दे दिया गया। तो ये मैं सिर्फ उसको रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए। लेकिन जब वो ओहदा दे दिया गया तो उस वक्त इलेक्शन होना चाहिए था ना, अनअपोज दे दिया गया, ऐसा हुआ? ये तो हो सकता है ना। अब ये तो देख आपकी बात भी दुरुस्त है, लेकिन जाहिर है जो प्रोसेस होगा उस वक्त के हिसाब से वो हुआ होगा। मैं तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी था जब मैं मिनिस्टर बना तो मेरी जगह खालिद मसूद साहब को लाया गया। इसी तरह असद कैसर साहब प्रेसिडेंट बने थे, वो स्पीकर बने, उनकी जगह। बहरहाल आप इस इल्जाम को रद्द कर रहे हैं कि बिल्कुल इस तरह नहीं है। देखिए जितनी और पार्टियां कर रही हैं, आप मुझे बताएं ये क्या हो गया है। कल से जो है ना वो कागजात नामजदगी का कहा कि जमा करा दो, कोई बंदा नहीं निकला कि जो यानी इनकी खिदमात देखे ना
कि जब ये जा रहा था तो ये तो फैमिली पार्टी है ना, तो भाई के हवाले करके गया, वापस आए तो भाई से वापस ले रहे, तो इसमें क्या खुशी की बात है और क्या गम की बात है? गवर्नमेंट इनकी अपनी है, ये बयानियां बना रहे हैं कि जी वो नहीं, लेकिन आप लोगों को कोई अकबर एस बाबर जैसा बंदा नहीं मिला इनकी पार्टी में। क्या जरूरत है? आप लोग तो पहले कहते थे ना नून से शीन और शीन से मीम। ये तकलीफ तो इनको होती है ना हमारे खिलाफ करने में, हमें कोई तकलीफ इसलिए नहीं है कि ये जो बयानियां बना के फिर रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो भाई आपका भाई जो वज़ीर आज़म है इसको कह दो ना, आपको क्या तकलीफ है एस्टेब्लिशमेंट से? आप बता दें उनको कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर ये काम कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये तो फैमिली पार्टी की बातें हो रहने दें। बाकी शेख मुजीब की जो बात, शेख मुजीब की जो बात हो रही है, देखिए वो इस हवाले से नहीं हुई कि हम उसको हीरो बना दें या विलन बना दें। देखिए हमारे लिए वो कभी हीरो नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमें उससे कोई वो नहीं है। नहीं, मैं आपको सही बता रहा हूँ ना, वो वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी मिसाल क्यों दी जा रही है। मिसाल इसलिए दी जा रही है कि उसने सबसे ज्यादा सीटें ली, अब अवाम ने उसको सीटें दी। आप कहें कि नहीं जी ये तो गद्दार है, तो वो गद्दार था जो भी था, लेकिन अवाम ने, पाकिस्तानी कौम ने, जो उस वक्त एक पाकिस्तान था, अब ये नहीं कह सकते कि वो बंगालियों ने वोट दिया या उसको वोट मिला था, आपने उसको नहीं दिया। अब वो आप उसको जो भी कहें, मैं उसके कोई वो नहीं है, वो तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन ये जो हम कह रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुहब्बे वतन हैं, हम सारे एक पाकिस्तान को चाहते हैं। यहाँ पे कोई ना इमरान खान कहता है कि मैं दूसरा पाकिस्तान बना रहा हूँ, ना पीटीआई ये कह सकती है। नहीं, लेकिन 2016 में यही कहा था ना कि वो प्रोविंशियलिज्म कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान जैसे करते थे। आपकी ट्वीट जो पीटीआई की है, जो मैंने अभी पढ़ के आपसे अर्ज की, उसमें यही लिखा हुआ है ना कि क्रिएटेड प्रोविंशियलिज्म और उसका क्राइसिस इन्होंने बनाया, यही काम शेख मुजीब ने किया। वो कहते हैं यही काम अब आपके सीएम कर रहे हैं, क्योंकि वो हर वक्त कहते हैं बटन दबा दूंगा, ये कर दूंगा। सीएम तो खुद प्रोविंस की बात करेगा ना, सीएम की मिसाल तो आप लीडर से तो ना देना। सीएम लीडर तो नहीं है ना, सीएम तो एक सूबे का सरबराह है, वो तो सूबे की बात करेगा, सूबाई हकूक की बात करेगा। लेकिन अगर वो इस तरह से पोर्ट्रेट करे कि भाई ये पोर्ट्रेट किस तरह कर रहा है, हमारे साथ जाते हो रही है, हमारे साथ देखिए हमारे 1800 अरब रुपए जो है वो वफाक मकरूज है, इस वक्त सूबा क्राइसिस में है, कितना अरसा हो गया उस पर पैसे बंद किए हुए हैं, वहां पे हमारे सारे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है वो रुके हुए हैं, तो उसकी बात वो क्यों ना करे? मतलब वो तो अपने सूबे के हकूक की बात कर रहा है, वो ये तो नहीं कह रहा कि मैं अलग सूबा बना रहा हूँ या मैं कोई अलग मुल्क बना रहा हूँ। नहीं, वो जैसे गवर्नर तो कहते रहते हैं ना, उनके जो केपी के गवर्नर अली अमीन कभी ये नहीं कह सकता है कि मैं अलग सूबा मैं बनाना चाहता हूँ या मैं अलग होना चाह सकूँ। क्यों? वो जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो चारों सूबों में। देखिए इमरान खान से मोहब्बत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं है, वो कैसे कर सकता है कि वो सिंध को नाराज कर सकता है या पंजाब को नाराज कर सकता है? उस पर देखिए इस वक्त अगर आप जो भी करें, आप सर्वे करें, कुछ भी करें, आपने तो देख लिया कि जेल में था वो, उससे निशान भी छीना, फिर भी लोगों ने वोट दिया। तो इसका मतलब है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं। जेल में क्यों गए? हाँ, कुछ लोग अगर उनको किसी को तकलीफ है, किसी को तकलीफ है या किसी की नौकरी खराब हुई है या किसी को अगर कुछ मिलता तो वो खराब हुई होगी तो उनको तकलीफ है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ ना, आप इनकी तरफ ना देखें ना, मुझे क्यों लड़ा रही है इनसे। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों को तकलीफ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, क्योंकि नवाज शरीफ को सबको पता है वो खाता भी था तो खिलाता भी था। अच्छा जी, मैं लेकिन बात ये शर्मिला साहिबा, आज तो हमें पीपल्स पार्टी ज्यादा वोकल नजर आई पीटीआई के खिलाफ। शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है और वो पूरे मुल्क के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है। और 2 ऑर्डिनेंस कहते हैं कि बड़े ब्लैक लॉ किस्म के ऑर्डिनेंस हैं, तो इसका सहरा भी पीपल्स पार्टी के सर जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो कायम मकाम सदर हैं वो यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, जिनके अकॉर्डिंगली नैब की जो रिमांड है वो कहते हैं 14 दिन से 40 दिन तक की जा रही है, सिर्फ इसलिए कि खान साहब को अगर अदालतें छोड़ देती हैं केसेस में तो उनको मजीद अंदर रखा जा सके। शुक्रिया मोना। देखिए जी, बात यह है कि इमरान खान साहब की जो सियासत रही है वो बड़ी जारहाना रही है, और उनके जो स्टॉलवर्ट्स हैं, जिस तरह अली अमीन गांडापुर हैं या दीगर जो कुछ लोग थे जब गायब हो गए, वो बड़े अग्रेसिव रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब इनकी हुकूमत थी तो जब नैब किसी को गिरफ़्तार करती थी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे। शहबाज गिल आपको याद होगा ना, कितनी तज़हीक आमेज़ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, और ये डेली होती थी, बिकॉज डेली इनके दौरे हुकूमत में लोग गिरफ़्तार होते थे, पॉलिटिकल अपोनेंट्स होते थे, जर्नलिस्ट पे जुल्म हुआ, तज्ज़ियाकारों के ऊपर हुआ, बिजनेसमैन के ऊपर, मतलब किसी भी तबके को उन्होंने माफ़ नहीं किया। जो कोई भी इनके मकसद और मतलब के मुताबिक नहीं चलता था वो इनके सामने गद्दार होता था, और उसको फिर ये
आर्म ट्विस्टिंग के ज़रिए गिरफ़्तार करते थे, जेलों में डालते थे। मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार किया, फरियाल तालपुर को हस्पताल से ईद के दिन घसीटते हुए ले गए। द लिस्ट इज़ एंडलेस। अब बात यह है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं वो क्या हैं? व्हाट इज़ इट? पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन है, क्योंकि आपने नौजवान नस्ल को और पाकिस्तान की आवाम को अपनी मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया। अब पाकिस्तान का वजूद, आप अगर मुसल्लह अफ़वाज के ख़िलाफ़ ये म्यूटनी करवा देंगे लोगों से, तो पाकिस्तान के वजूद का क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? दीज आर, ये जो पाक अफ़वाज है आपकी, दीज आर अल्टीमेट डिफेंडर्स। अगर लोग इन्हीं के ख़िलाफ़ हो जाते हैं तो फिर क्या रह जाएगा? क्या होगा? मतलब आई डोंट इवन वांट टू थिंक कि क्या जी होगा। आपने बताया कि क्या किस वजह से आप समझते हैं कि ये मुल्क के खिलाफ है, लेकिन आपका अपना जो ये ऑर्डिनेंस, आप इसको डिफेंड कर सकते हैं? क्योंकि जिस नैब के ऊपर जिन कवानीन और गिरफ्तारियों पे अभी आप, मैं इसको डिफेंड नहीं करूंगी। इसमें एक और जो क्लॉज है, मुझे इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहली बात तो ये है कि 90 दिन का रिमांड होता था, उसको कम करके वापस 14 दिन का किया, अब 40 दिन का कर दिया। इसके पीछे क्या बनता कि आई रियली डोंट नो। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई नैब का अफसर अगर मेलिफाइड इंटेंशन से कोई केस बनाता है और पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा भी कम कर दी गई, 5 साल से कम करके शायद 2 साल कर दी गई है। मतलब ये दोनों जो शिके हैं ये मैंने आई मस्ट कमेंट कि आपने बड़ा खुल के बात की है और आपने 2 क्लॉज के ऊपर खुल के अपने इख्तिलाफ को आपने बयान किया है कि अगर ये हो जाते हैं और ये ऑर्डिनेंस बन जाते हैं। आप कभी भी किसी काले कानून को या किसी काली शिक को अगर आप सपोर्ट करेंगे, घूम फिर के आप पर आनी है। इट इज गोइंग टू कम टू यू। बहुत जरूरी ये वाली बात है। मैं ये दोनों ऑर्डिनेंस नोटिफाई हो चुके हैं जी, मैं ये हो चुके हैं, मेरे पास खबर है। ये जब पार्लियामान के देखें, ये इवेंचुअली दिस ऑर्डिनेंस विल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। और बिल्कुल जाहिर है वो तो एक जब ये एक्सपायर हो जाएंगे तो फिर नेशनल असेंबली की तरफ जाया जाएगा। और मेरा ख्याल है ये जो तंबी है ये आप अपनी 120 दिन के अंदर को रखना है ना नेशनल असेंबली में। हाँ, तो ये और हुकूमत बताएगी, क्योंकि देखे ना कायम मकाम सदर वही करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है। जी। तो अगर ये हुकूमत की तरफ से गया है, हुकूमत की तरफ से गया है तो फिर हुकूमत जवाब देगी ना। हम भी पूछेंगे जब असेंबली का इजलास होगा। बहुत सही है, ठीक है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी को भी जाहिर है जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उसको मना भी कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आफ्टर अ ब्रेक तारिक साहब की मच अ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तारिक मतीन साहब, आप क्या सब समझते हैं? ये अब कहते हैं कि क्या और कहा जाए, ये मुल्क के खिलाफ गद्दारी नहीं है तो किसको, क्या कोई और ज़बान है इसकी? आपने सुना शर्मिला साहिबा को, 9 मई के बाद तो इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। और कहते हैं कि जो रही सही कसर थी वो इस तरह की ट्वीटें जो हो रही हैं PTI के या खान साहब के ट्विटर हैंडल से, वो फिर रही सही कसर वहाँ भी पूरी हो रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया मुना आपका, आपको, आपके तमाम शुरका को, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो बात है ना कि हमारे यहाँ मुजीब गद्दार था या नहीं था, गद्दार कौन है, इस पर जो बहस हो रही है, या पहले मुजीब हीरो था, पहले मुजीब गद्दार था, अब मुजीब हीरो है, अब मुजीब गद्दार है, ये जो बहस हो रही है, ये बहस, इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देगी। अभी शौकत यूसुफज़ई साहब ने जवाब दे दिया, लेकिन बहस ये नहीं है। बहस ये है कि मुजीब का एक वोट था, मुजीब का वोट, उसकी अक्सरियत थी, वो मुजीब को नहीं मिली। यहाँ एक जमात है जो इलेक्शन जीत गई, और मैं कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जमात इस्लामी के, लब्बैक के लोगों से मिला, और जिब्रान नासिर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, उनसे मिला। उन्होंने कहा जी रेहान बंदूकदार जीत गया, मैंने तो खुद ऐलान कर दिया, जमात वालों ने बता दिया, लब्बैक वालों ने बता दिया, सबने बता दिया। जीत किसकी हुई है? क्या आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर मिलते हैं बाकी लोगों के फॉर्म 45? कराची के फॉर्म 45 गिनती के सारे कहां हैं? मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फॉर्म 45, मैंने कुछ दिन हो गए दोबारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट नहीं देखी, लेकिन एक वक्त था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। जिस तरह के वाइटो लगे और उसके बाद करेक्शन हुए, इनिशियल्स लगे हुए, फॉर्म 45 अपलोड किए गए हैं, क्या किसी का भी इनमें से अजीज सगा खुद कह सकता है, इनका अपना चहीता कह सकता है कि ये लोग इलेक्शन जीते? ये लोग तो खुद एक दूसरे को बता रहे हैं, इतने बड़े बड़े मार्जिन से हम हारे,
और ये फॉर्म 45 वाला, ये फॉर्म 47 वाला है। बात यह है कि एक मुल्क का इलेक्शन चोरी हुआ और उसके बाद जिन लोगों पे चोरी का इल्जाम है वो लोग एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि रिटायर्ड जजेस भी लगेंगे। 1 महीना 22 दिन पहले ये कहा गया कि इन जजेस को लगा दो ट्राइब्यूनल में। उसके बाद ये हुकूमत है और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो उन जजेस को नोटिफाई नहीं कर रहा, और अब ये ऑर्डिनेंस आ जाता है कि रिटायर्ड जज साहिबान लगेंगे। तो ये तो चोरी पे ठप्पा लगाने वाली बात है। अब अगर आपको चोरी पे ठप्पा लगाकर अपने फॉर्म 47 वाले विनर्स को बचा रहे तो फिर ऐसे इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? और फिर उसमें आप तफ्तीश को भी रोक दें, ये बहुत बड़ा मसला है। मुजीब गद्दार नहीं, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इस मुल्क में 9 मई को गुजरे 1 साल से ऊपर हो गया है। खवातीन अब भी जेलों में है, उनका ट्रायल हो रहा है? नहीं हो रहा। जो लोग मिलिट्री की अदालत में गए थे उनके बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इन लोगों का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाकर उसको स्टे मिल गया। क्या जब उन लोगों का ट्रायल नहीं हो सकता ये फैसला आया था तो क्या उनको सिविलियन सेटअप के हवाले किया गया था? नहीं किया गया था। क्या जब अपील सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये लोग अब कहां हैं? क्या ये मिलिट्री सेटअप से वापस सिविलियन सेटअप को दिए गए? नहीं पूछा गया। क्या इस मुल्क में 14 दिन के अंदर चालान पेश करो, अदालत में लाओ और मुकदमे का फैसला करवाओ? इस प्रैक्टिस पर अमल हो रहा है? नहीं हो रहा। किसी की बेटी है, किसी की माँ है, एक 74 साल की औरत है, सही बात है, ट्रायल तो चले ना, ट्रायल के सुस्त रवि पे तो बात की जा सकती है। नजर नहीं आ रही है इस मुल्क में जो हो रहा है। वकील आके अदालत में जो कुछ बता रहे हैं, मिलिट्री अदालत से वापस आके कि नाखून उतारे गए हैं, क्या ये किसी को नजर नहीं आ रहा है? क्या साल गुजरने के बाद अब भी गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं? क्या किसी को नजर नहीं आ रहा है? शाह महमूद कुरैशी की 8 मुकदमात में 9 मई जी वो कल हमने इस पे बात की थी। हाँ, पंजाब हुकूमत ने मजीद गिरफ्तारियां डाल दी हैं। सही है, 9 मई तो गुजरे हुए साल से जायद हो गया। हसन साहब, नए मुकदमात उसके ऊपर ऐसे बन रहे हैं जैसे कि कल का वाकया हो, तो वो कहते हैं इससे बड़ी मेलफाइडी मैं और करना चाहूंगा। नए मुकदमात नहीं है जी, ये पुराने मुकदमात में गिरफ्तारी भी पड़ रही है। अच्छा, ये तारिक साहब, हाँ जी आप करें। एक बात मैं और करना चाहूंगा। हाँ। अभी कहा गया था कि पाकिस्तान की जमातों में जमहूरियत नहीं है और पीटीआई में जमहूरियत सबसे कम है। बिल्कुल ठीक बात है कि पीटीआई में जमहूरियत सबसे कम है, इसलिए इमरान खान की बहनें जो हैं वो वजीर आला बनती हैं, इसीलिए इमरान खान के भाई का बेटा जो वजीर आला बनता है, इमरान खान का भाई वजीर आजम बनता है, तमाम लोगों को ओहदे मिलते हैं, इसीलिए कि पीटीआई में जमहूरियत सबसे कम है। शायद ये मिसालें भी हमें सुनने को मिलेंगी। सही, हसन साहब। अच्छा जी, खैर ये बात मुस्कुरा रहे हैं शौकत यूसुफ जई साहब, वो कहते हैं। तो वैसे देखें, तारिक भाई के साथ एक तो मेरा इज्जत एहतराम का ताल्लुक है। बात ये है कि मैंने बात की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जितनी जमहूरियत है वो तारिक मतीन साहब को मालूम है। अब ये बात लेके गई है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो कि आपने वैसे कौमी असेंबली के इलेक्शन लड़ने हैं तो वहाँ पर भी यानी रिश्तेदारों को नवाजा जाता है। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली देख लें कि वो 3 लोग, शाह महमूद साहब अगर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उनकी जगह उनका बेटा या उनकी जो बेटी है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बाप बेटा यानी क्या उस पार्टी में उस शहर के अंदर और कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है। अगर एक आदमी नाहल हो जाता तो उसके बच्चों नहीं आना है। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें चलती रहती हैं, हमारी पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसा होता है। जो मैं मेन बात करना चाह रहा हूँ, जो ये बात कहना चाह रहे हैं जी कि ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है या फॉर्म, हाँ वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम लोग, जैसे अभी आपने सुना शौकत साहब भी यही उनका आर्ग्यूमेंट है कि हम हीरो या विलन पे बात नहीं कर रहे कि हमें पसंद है या नापसंद है। हम कह रहे हैं कि एक अवाम ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट को तस्लीम करने की बात है। आप उसको मैंडेट को तस्लीम करने की बात करें ना, आप मिसाल क्यों दे रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए हैं? आप क्यों ऐसी मिसाल देते हैं जिसमें इंडियन रॉ ने और इंडियन जर्नलों ने खुद जो है कन्फेस किया हुआ है कि हमारी मुदाखलत थी? वहां पर आप इस बात की मिसाल क्यों दे रहे हैं जहां पर हिंदुस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जब जाता है बांग्लादेश में तो ढाका यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर बताता है कि ये हमने किया है, हमारे जवानों का खून शामिल है बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। आप ऐसी मिसालें फिर क्यों देते हैं? नवाज शरीफ अगर साहब भी आप तो देते थे, मुजीब रहमान हैं तो फिर बताएं कि आज आपको किससे सपोर्ट मिल रही है? अगर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुजीब रहमान है, शेख मुजीब रहमान है, तो बताएं ना फिर किससे उनको सपोर्ट मिल रही है? फिर वो मुक्ति बानी वाले कौन से लोग हैं आपके साथ जो कि मुसल्ला जदोजहद कर रहे हैं? वो तो मुसल्ला जदोजहद थी ना। तो ये वो चीजें हैं जो कि बात है कि मिसाल दुरुस्त नहीं है। और फिर SIFC के हवाले से जो आपने टारगेट किया, वो टारगेट आपने आर्मी चीफ की फोटो लगा के क्यों किया? आप क्यों कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी जो मिलिट्री है वो उसने जो अपने खाने पीने का इंतजाम किया हुआ है? आप ये देख लें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आप जो है ट्रैक करना चाह रहे हैं।
आप GCC ममालिक के पास जा रहे हैं, दीगर दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ऐसी सूरत हाल में आप जब आर्मी को ही मुतराजा करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उससे क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं? अच्छा, इतना मवाज़ना ज़रूर बता दें। वो कहते हैं कि यही इसी तरह की मिसालें नवाज शरीफ साहब भी तो देते थे जब उनका दिल जला हुआ था, उनके साथ ज्यादती हुई थी। क्या फर्क है फिर? वो भी तो कहते थे ना मुजीबुर रहमान के साथ ज्यादती हुई है। आप कह रहे हैं PTI के लिए वो एपिसोड दोहराना गलत है, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब दोहराते थे तब नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था? नवाज शरीफ के अल्फाज क्या थे ना, मैंने सुनाते हैं। उनका बयान नवाज शरीफ साहब का बयान सुनाते हैं नाजरीन के। हाँ, उन्होंने क्या कहा था, फिर उसको हम लोग चलें कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। सलूक हो रहा है, ये सलूक ठीक नहीं है जो आपने मेरे साथ किया है। इस तरह के सलूक लीडरों को बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं, हमें ये गद्दार करार देते हैं। और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मुजीबुर रहमान उसके साथ क्या सलूक किया? मेजोरिटी को आपने रद्द किया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने पर मजबूर किया। जी हसन साहब, यही तो वो कह रहे हैं, वही बातें हैं जी, वही बातें वो कर रहे हैं जो खान साहब भी करते हैं और वो कहते हैं, या PTI भी करते हैं। नहीं, ये चीजें कहते हैं वो बागी नहीं थे, उनको बागी बनाया गया। बागी अगर बना दिया गया उनको, लेकिन जो हकायक हैं बांग्लादेश के जो डिवाइड होने के, पाकिस्तान का हिस्सा एक टुकड़ा होने के, 2 टुकड़े होने के, तो वो तो हकायक बड़े सामने हैं कि हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। जब हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी तो वो भी एक दिन में तो नहीं हो गया था, यानी उसको भी बनने में वक्त लगा था। इसकी वजह भी जानती हूँ। तारिक साहब, क्या आप क्यों, हमें भी बताएं, हम भी आपके साथ मुस्कुरा सकें। मैं मुस्कुरा नहीं रहा था, मैं तो हंस रहा था। ये जो अभी हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही थी, उसी हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी अभी रजत शर्मा के प्रोग्राम में कह रहा था, मैं जाके लाहौर में देख के आया, बगैर वीजे के गया, बगैर सिक्योरिटी चेक के गया, मैं इन लोगों की तमाम चीजें देख कर आया, किसने बुलाया था? तो जो आज बातें मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, ये गुजरावाला की तकरीर में जनरल बाजवा, जनरल फैज के बारे में क्या कहते थे, आज वो वापस लिमिटेड होकर अदालत तक आ गई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब अभी वो वापस भी तो आएंगे ना, कम बैक करेंगे, सदर बन गए माशाल्लाह पार्टी के। देखें, गुजरावाला वाली तकरीर को आप किस तरीके से कह सकते हैं? उन्होंने इंडिविजुअल्स की बात की थी। उस वक्त के जो जनरल फैज हमीद ने या जनरल बाजवा के हवाले से जो चीज़ें थी, उन्होंने कहा ये जिम्मेदार आप हैं। उन्होंने जिम्मेदारी की थी, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की आवाम फौज के खिलाफ खड़ी हो जाए। बात की थी उन्होंने, चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो फौज को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। बात यह है कि ये डायरेक्ट हमलावर होते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, जो कि मुनासिब नहीं है। एक सांस में कहते हैं कि जी फौज जो है मुझसे ज्यादा अहम है, और दूसरी सांस में कहते हैं जी कि फौज जो है वो तमाम बुराइयों की वजह है। क्या वो नारे इसी मुस्लिम लीग नून के नहीं थे? इसी जमात की मियां नवाज शरीफ की साहबजादी के नारे नहीं थे? वो नारे क्या हम भूल गए? आई थिंक इस पूरे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जब हम बांग्लादेश, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश की बात करते हैं, सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान की बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी का भी उसमें एक बहुत अहम जाहिर है एक रोल है, किरदार है, तो उसको वो जानते हैं शर्मिला साहिबा एंड ऑफ कोर्स शौकत साहब से भी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक फितरी मवाजना है जो कि चल रहा था अभी ब्रेक से कबल, आपने सुना। इसके ऊपर ज़ाहिर है मज़ीद हम लोग इस वजह से भी पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव आना ज़रूरी है। शर्मिला साहिबा, आपसे ये वाली बात अगर मैं पहले पूछ लूँ बिफोर आई गो टू शौकत साहब विद ऑल दीज मैटर्स, आपके ख्याल में शेख मुजीबुर रहमान का मेंशन, उनका तस्करा, वो हीरो थे या आपको लगता है तारीख में विलन थे? और जाहिर है पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला जो कि वो उस वक्त के इलेक्शंस में सब कहते हैं कि ये एक्चुअली उनका था और उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं मिला। तो अब ये पीपल्स, अगर PTI इसको दोहरा रही है इस किस्से को, या कभी नवाज शरीफ साहब भी दोहराते रहे हैं इस किस्से को, क्या उसको मुल्क दुश्मनी के बस देखा जाए? देखिए जी, मैं तो ये समझती हूँ कि इस किस्म की बातें करना पाकिस्तानी कौम को वर्गलाने के मुतरादिफ है। इस वक्त जब पाकिस्तान ऑलरेडी एक बहुत ही नाजुक दौराहे से गुजर रहा है और मईशत का कोई हाल नहीं है, इस मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अभी तक कायम है, इस वक्त इस किस्म की बातों को लाना और अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करना कि जैसे अगर इस मुल्क का सेवियर है तो बस वही है और कोई नहीं है, और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है।
जहाँ तक शेख मुजीब का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि उनकी एक किताब पब्लिश हुई है डायरी 2017 के अंदर। उस किताब में उन्होंने खुद एतराफ़ किया इस बात का कि वो इंडिया से राब्ते में थे 68, 69। तो अब आप समझ सकती हैं कि पसे पर्दा क्या चीज़ें हो रही थी। आवाज़ नहीं आ रही है, कौन सा थोड़ा आवाज़ भी है शर्मिला साहिबा की। तारीख जो है ना, अब ठीक है, तारीख जो है ना वो बड़ी तल्ख है। तारीख कभी कभी बड़ी तल्ख होती है, और अगर तारीख में आप हकायक को ना पढ़ें और ना समझें तो आप लोगों को गुमराह कर सकते हैं। एक पूरी तारीख है शेख मुजीब की, वो कौन थे, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किसके कहने पे किया, क्या हुआ। बहुत से लोगों की नज़र में शायद वो हीरो हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं है। उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अगर आप चैप्टर्स पढ़ें तो उसमें बहुत सारी। शर्मिला साहिबा, ये तो नवाज शरीफ साहब की मैंने अभी तकरीर चलाई थी और सबने सुनी है। वो नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि वो बागी नहीं थे, उनको बागी बनाया गया उनके मैंडेट को तस्लीम ना करके। डू यू अग्री? ये तो नवाज शरीफ साहब का पुराना बयान है। देखें, नहीं, देखिए जी, इसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि मुल्क दो लख्त हो जाता। बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं जो इंसान को गुमराह कर देते हैं। कुछ फैक्टर्स ऐसे इन प्ले आ जाते हैं कि एक अच्छे भले इंसान को बागी बना देते हैं। एक ऐसे शख्स को जो समझदार भी होता है, एक ऐसा शख्स जो शायद कभी मुहिब्बे वतन भी रहा हो, उसको आप ही गेट्स टू बी प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ दोज रोग पीपल जो आपके मुल्क की तरक्की नहीं चाहते, आपके मुल्क को फलता फूलता देखना नहीं चाहते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ वन लाइनर में कह देना कि जी हीरो था या गद्दार था, ये नहीं हो सकता है। इसमें पूरी तारीख पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है कि उस वक्त क्या अवामिल थे, किस तरीके से ये मामलात किए जा सकते थे, किस तरीके आप लोगों ने तारीख नहीं पढ़ी। मोर और लेस शर्मिला साहिबा भी यही कह रही हैं कि वो तो खुद अपनी डायरी में एतराफ़ कर चुके हैं। उन्होंने भी ये बात दोहराई है। अभी हसन साहब भी पूछ रहे थे, भाई आपके फिर कौन है मुफ्ती भाई नहीं, अगर आप उनसे अपना मवाजना कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये बात सच है। भारत बड़े फखरिया अंदाज में बताता है कि ये हमने करवाया था सब कुछ। देखिए, उस वक्त बेनिफिशरी जो थी वो पीपल्स पार्टी थी, और आज की बेनिफिशरी जो है वो PMLN है, और दोनों आज हुकूमत में है। ठीक है। और हम तो इलेक्शन में गए थे ना, हमने तो किसी से वो नहीं किया था। हमारे तो खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट थी, सबको पता हमारे खिलाफ थी। इसके बावजूद हमें वोट पड़ रहा है, तो हम कैसे मुल्क दुश्मन हो सकते हैं? जो पाकिस्तान के नौजवान 70% नौजवान इमरान खान के साथ खड़ा होकर वोट दे रहा है, आप उन सबको गद्दार कह रहे हैं, उन सब के ऊपर शक कर रहे हैं। तो ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ एक पाकिस्तानी सिटिंग जर्नल को कहता है कि इसको मुल्क से बाहर ले जाओ, पाकिस्तान में इसको ना उतरने दो, वो तो आज फिर आके हीरो बन रहा है। वो 28 मई को वो सारा क्रेडिट लेके आज नून लीग तो कहते हैं वो बोगस केस था, गलत केस डाला गया था। बोगस था, लेकिन ये कैसे बोगस था जो वो इतना ऑर्डर करके जर्नल को बाहर फेंको, और आज जो है ना वो हीरो बन गया, फौज का बड़ा वफादार बन गया। और हम जो है ना, जो हम हमेशा इमरान खान ने कहा कि ये फौज मेरी फौज है, मैं इसका एहतराम भी उन्होंने तो बल्कि ये कहा है कि मैं मुझसे ज्यादा अहम है। ये बिल्कुल अहम है। और ये मैं आपको बताऊं कि मैं स्पोक्स पर्सन रहा हूँ PTI का, गवर्नमेंट का। हम जब भी बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ कि इमरान खान जब भी हम स्पोक्स पर्सन जितने भी थे, पहली बात वो करते हैं कि फौज के खिलाफ बात नहीं करना। अच्छा, ये बिल्कुल मैं कसम गवर्नमेंट में जब थे तब कहते बिल्कुल। तो ये जो देखे उसके बाद तो अब उन्हें क्या हो गया है, सारे पूछते हैं। देखिए मेरी बात सुने, वो SIFC का वो बार बार सारे लोग तस्करा कर रहे हैं कि वहाँ बाकायदा आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर ट्वीटें हो रही हैं आपके अकाउंट से, PTI के अकाउंट से। नोट से लगाएंगे ना तो गिला तो होगा ना, तो गिला तो अपनों से हो रहा है ना, कोई मोदी से तो नहीं हम कर रहे हैं ना, अपनों से गिला होगा, अपनों से गिला कर रहे हैं ना। बड़ा आपने तो ये देखिए, फौज हमारी फौज है। और मैं आपको एक इमोशनल भी एंगल है इस बात का, भाई अपनों से गिला होगा। देखिए मैं बताऊं आपको, मुझे पता है क्योंकि मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहा हूँ। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग रही जी, वो मेरे सामने हुई है, मैं उसका तर्जुमान रहा हूँ एक किस्म का। तो मुझे पता है कि कितनी कुर्बानियां दी हमारे अवाम ने, फौज ने, पुलिस ने। ये कोई आम, ये बहुत दिलचस्प बात है शर्मिला साहिबा, भी इसका टेक जरूरी है और एवरीबॉडी वो कह रहे तब की धांधली की बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी थी, आज की PMLN है। जी हसन साहब, हमारे एवरीबॉडी जो भी आता है एक बात करके, वो मेरे ज़हन में नहीं रहा, जो भी आता है कहते हैं वो 9 मई के वाकया हो, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है यार, 9 मई के वाकया के तो इमरान खान ने भी मजम्मत की है, हम भी कर रहे हैं। हसन साहब, एंड टू एवरीबॉडी एल्स, एक आधा मिनट,
हम ये कहते हैं कि 1 साल गुजर गया, इसकी तहकीकात हो जाए। सही है, तहकीकात का मुतालबा बिल्कुल बड़ा जायज है, सबने किया है। पूरी पार्टी को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं। ये बात कहना चाह रहा था कि इन्होंने ट्रिब्यूनल्स की बात की थी, तो मुझे बताएं कि अगर रीसेंट लेजिस्लेशन को माइनस कर दिया जाए तो 1985 से बाद तक तो रिटायर्ड जजेस भी ट्राइब्यूनल बनते थे। ये आज कोई पहली मर्तबा नया नहीं होने जा रहा कि जिसमें रिटायर्ड जजेस को आप शामिल कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये, दूसरी बात ये है कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बेसिकली पिंडी और बहावलपुर के लिए सिर्फ एक नाम भेजा गया। जब आपने सर्विंग जज को ट्राइब्यूनल लगाना होता है तो फिर उसमें चीफ जस्टिस का काम था कि पैनल भेजें। तो वो एतराज़ इलेक्शन कमीशन का ये था कि आप पैनल भेजें, आप एक जज को भेज कर नहीं कह सकते कि हमने इसी को बनाना है। तो ये बुनियादी एतराज़ था, इसके अलावा कोई दूसरी बात इससे आवाम का क्या लेना देना। आवाम तो ये चाहती है 28 मई आप इतने बड़े कारनामा किया है तो कम से कम बिजली तो दे देते इस मुल्क को, गैस तो सस्ती कर देते, आवाम को खाना तो दे देते, रोटी 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते आप। बहुत अहम बातें चल रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा। वांटेड कि मैं दोनों दीगर शर्मिला साहिबा और तारिक साहब का भी व्यू लेती, लेकिन थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।